मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा तो लाइक करें, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ के कहां चलते हैं, जहां चलते हैं कि भैया तांबे का प्रयोग करने लगे, ये हो गया। अब आर्य लोग सफल क्यों हो गए, आर्य लोग सफल क्यों हो गए, इनकी सफलता का एक कारण था। सफलता, सफलता का कारण किसकी, आर्य, आर्य लोगों की सफलता का एक कारण था, वो था कि ये लोग लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे जो आसानी से उपलब्ध हो जा, लोहे के उपकरण, ठीक है ना, और प्लस घोड़े यानी अश्व, अश्व चलित, चलित मतलब घोड़ों से चलने वाले, ठीक है ना, अश्व माने घोड़ा और चलित माने चलना, इन घोड़ों से चलने वाले रथ का प्रयोग करते थे। यही दो चीजें थी जो इनकी सफलता का मुख्य कारण बनी, उत्तर वैदिक काल के आर्यों की। अब देखो भाई थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आगे कहां चलते हैं, वहां चलते हैं वैदिक युग में पहुंचो, थोड़ा सा पीछे हटो, यानी 500 से 1000 में वैदिक युग था, ऋग्वेद काल। उस समय क्या था, एक भरत और भरतों के राजा थे सुदास, ये आप सभी को पता है। तो लास्ट में जब भरतों के जो कबीले थे, क्षेत्र विस्तार के समय में अन्य जनजातियों से युद्ध करते करते उन्होंने क्या कहा था कि एक जाति, एक जनजाति जिसका नाम था पुरु, उन दोनों ने मिलकर क्या करा था, कुरु जनजाति बन गए। दोनों मिलकर क्या बने थे, कुरु बने थे। कब बने थे, तो ऋग्वेद काल का तो अंत था और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत यानी शुरू थी। तो थे कौन कौन से, तो याद रखना, एक तो था भरत प्लस पुरु, ये दोनों ही जनजातियां मिलकर क्या बनी, कुरु बनी, कुरु बने। और कुरुओं के नाम पर ही इस क्षेत्र का, जहां पर ये बसे, उस क्षेत्र का नाम पड़ा था कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब ये लोग कुरु बने, लेकिन कुरु जो बने ना, कुरुओं का क्षेत्र कहां पर था, ये सोचने वाली बात है ना। तो ये जो कुरु लोग रहते थे, ये जो यहां पर एरो का निशान लगाकर समझाऊंगा, बसे कहां पर बसे थे ये, तो थोड़ा वैदिक युग में पहुंचो, यहीं से मैंने इसलिए बोला कि भरत और पुरु दोनों मिलकर बने कुरु, और ये बसे हुए थे सरस्वती, सरस्वती प्लस सरस्वती नदी और दृष्टि यानी कि घग्गर, घग्गर जिसको चेतांग भी कहते हैं, घग्गर नदी को आधुनिक समय की चेतांग नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये वो नदी थी सरस्वती और दृष्ट नदी थी उस समय की, ठीक है ना। घग्गर यानी चेतांग नदी कहते हैं, इनके बीच में बसे हुए थे नदियों के, किसका, आर्य लोग जो थे, उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो इन दोनों नदियों के बीच में बसे हुए थे। अब दोनों नदियों के बीच में बसे हुए थे, अब यहां से ये अलग अलग हो गई, ठीक है ना। अब इनकी राजधानी क्या थी, भरत और पुरु यानी कुरुक्षेत्र यानी कुरु जो बने, इनकी जो राजधानी थी उस समय कौन से, द्वादशी नदी के बीच के क्षेत्र में थे, ठीक है ना, क्षेत्र में, तो क्षेत्र में थे। अब इस क्षेत्र की जो राजधानी थी ना उस समय, इस क्षेत्र की राजधानी थी असंधिवत, क्या थी, याद रखना। तो इस क्षेत्र की राजधानी किसकी थी ये, तो ये आर्यों की थी। उत्तर वैदिक काल के आर्य जो कुरु बने थे, जो इन सरस्वती और यानी घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र में बसे हुए थे, इस क्षेत्र की राजधानी थी असंधिवत, ठीक है। और ये क्षेत्र क्या कहलाया,
तो ये कुरुओं का बना हुआ जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र कुरु क्षेत्र क्षेत्र कहलाया। आगे आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है। राजधानी हो गई। अब भैया उत्तर वैदिक काल के, देखो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं। ये जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र तो कहलाया, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल के समय की घटनाओं पर ही हम विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये जो था ना, अब थोड़ा पीछे हटो, और थोड़ा पीछे हटो, यहां पर आ जाओ कि भाई आर्यों की सभ्यता का केंद्र। तो ये दो आर्यों के उत्तर वैदिक काल में आर्य यानी ऋग्वेद काल के अंत में, ये ऋग्वेद काल के समय का ही है, और ये भी ऋग्वेद काल के समय के दो कबीले हैं, ठीक है ना। लेकिन ऋग्वेद काल के अंत में दोनों मिलकर कुरु बने। कुरु बने तो किस क्षेत्र में आ गए? उत्तर वैदिक काल के समय में पहुंच गए, प्रवेश कर गए, ठीक है ना। तो उस समय इनका इनका यानी कुरुक्षेत्र जो कहलाया, ये कहां पर था? तो देखो इन लोगों ने क्या करा था, दिल्ली प्लस ऊपरी दोआब, ऊपरी दोआब, दोआब नदियों का, ठीक है ना। इन्होंने कहां पर इन्होंने करा इस पर अधिकार। मैं जो समझाने की बात कर रहा आपसे, ठीक है। आइए आपको समझ में क्या कहना चाह रहा है मैं। भाई जब ये कुरुक्षेत्र बना यानी कुरु लोग बन गए, दोनों जनजातियां मिलकर, ये जनजाति लिख लेते जन, पुरुजन जन मिलकर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। दोनों जन मिलकर, दोनों भी लिख दूं, दोनों, ये दोनों जन मिलकर भरत प्लस पुरु बन गए कुरु। बसे कहां थे? इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र है ना, तो ये क्षेत्र कहलाया कुरुक्षेत्र। इसकी राजधानी उस समय कौन सी बनी? तो असंधिवत, ठीक है। ये आपको समझ। तो इन्होंने क्या करा, इन कुरुओं ने दिल्ली और ऊपरी दोआबों पर अधिकार कर लिया, दिल्ली और ऊपरी दोआबों पर, यानी कि यही यहां से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भागे और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ये चल दिए। यानी क्या, क्षेत्र विस्तार करने लगे। अब यह क्षेत्र विस्तार हो रहा तो संघर्ष भी लाजमी है, ठीक है ना। जब इन्होंने, याद करो कि ये क्षेत्र विस्तार के लिए जब चले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्य जनजातीय कबीलों से टकराई, तो इस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार करा, ठीक है। और जब अधिकार कर लिया तो देखो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इन्होंने करा। इनका क्षेत्र यहां था तो इन्होंने अपनी राजधानी इसको बना लिया, राजधानी इसको बनाया, और ये क्षेत्र क्या बन गया? ये क्षेत्र बना कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र बनने के बाद में अब इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? अब इन्होंने आगे बढ़कर दिल्ली और ऊपरी दोआबों पर अधिकार किया। इन्होंने, कुरुओं ने। अभी तक तो उत्तर वैदिक काल के आर्य पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले, वहां पर इनका सामना अन्य जनजातियों से हुआ। उसके बाद में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की और बिहार की तरफ चले, तब अन्य जनजातियों के लोगों से हुआ, ठीक है। इसके बाद में अब ये जब दोनों मिलकर कुरु बने और क्षेत्र कहलाया कुरुक्षेत्र, राजधानी होगी इनकी ये असंधिवत। कुरुक्षेत्र बनने से पहले इनकी राजधानी असंधिवत हो गई, ठीक है। ये आप याद रख लेना। लेकिन इसके बाद में जब इन्होंने इस क्षेत्र पर, एरो को निशान लगा देता हूं, इस क्षेत्र यानी दिल्ली प्लस ऊपरी दोआबों पर अधिकार किया, तब इनकी राजधानी, इस क्षेत्र की राजधानी जो निकल कर आई, राजधानी इन्होंने बनाई, ठीक है। इन्होंने राजधानी जो बनाई तो वो बनाई थी काम, कामपिल्य। कौन सी राजधानी बन गई इनकी? तो कंपल्य इनकी राजधानी बनी। अब याद रखना कब बनी थी ये राजधानी? ये राजधानी बनी थी जब दिल्ली और ऊपरी दोआबों पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। अब इस क्षेत्र पर शासन करने वाले उस समय राजवंश कौन कौन से थे, और जो राजवंश थे तो उनके राजा कौन कौन से थे? तो देखो राजवंश जो थे उस समय, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में
कुछ राज्यों का भी उदय हो चुका था। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने उन राज्यों के बारे में भी आप लोगों को जानकारियां साझा की हैं। ठीक है, तो उस समय राजवंश कौन कौन थे? तो बलिहक एक, इसका राजा हुआ बलिहक, ठीक है ना, इस क्षेत्र पर शासन करने वाला। और पृथ्वीय, पृथ्वीय। और कौन सा हुआ? तो परीक्षित और जन्मेजय। परीक्षित और जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय। कौन कौन से राजा हो गए? जन्मेजय। अब ये कौन से? ये प्रमुख राजा थे, ठीक है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के दौरान सबसे आखिर में जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था अथर्ववेद, और अथर्ववेद में ही परीक्षित का उल्लेख है, ठीक है ना। किसका उल्लेख है? परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में। ये आप याद कर लेना, अथर्ववेद में क्या है? उल्लेख, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, उल्लेख किसका है? तो वो परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसी अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? मृत्यु का देवता, है ना। इसमें क्या कहा गया है? परीक्षित को मृत्यु का देवता। आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ये बहुत ज्यादा उस समय के सूरवीर राजा हुए हैं, ठीक है ना। इनमें से एक राजा और थे, कौन से थे? जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय उत्तर वैदिक काल के यानी अथर्ववेद के समय के वो राजा हैं जिन्होंने सर्वशस्त्र, क्या? एक तो सर्वशस्त्र और दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे समझ में आप लोगों को? तो भैया उस समय ये मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ किए क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल के उन राजवंशों में से हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र बने और उस समय कुरुक्षेत्र से पहले इन्होंने शासन किया। अब इसका अंतिम राजा की अगर मैं बात करूं, इस राजवंश का अंतिम राजा, देखो अंतिम राजा के बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतिम अगर राजा की बात करूं तो इसका अंतिम राजा कौन सा था? निच्छु, निच्छु कौन था? इस राजवंश का अंतिम राजा जो था वो था निच्छु। अब निच्छु ने क्या करा था? उत्तर वैदिक काल के अब आर्यों से संबंधित घटना चल रही है, विस्तार से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। इन्होंने क्या करा था कि देखो इनके समय में, निच्छु के समय में क्या था? हस्तिनापुर राजधानी, क्या था? हस्तिनापुर राजधानी। देखो कितनी राजधानी उस समय बदली, बलिहक राजा, पृथ्वी राजा, परीक्षित राजा, जन्मेजय राजा, ठीक है ना। अब जब आर्य लोग थे तो देखो कहां से निकलकर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार किया। कहां पर रहते थे? राजधानी कंपिल्या भी बनी इनकी, और उससे पहले राजधानी क्या बनी थी? असंधिवत। लेकिन जब अंतिम राजा निच्छु जो थे, इनकी इस समय राजधानी क्या थी? उस समय राजधानी कौन सी बन गई थी इनके समय में? भाई कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। कौन सी थी? ठीक है ना। अब जब हस्तिनापुर इनकी राजधानी बनी थी इनके समय में, ठीक है ना। अब देखो राजधानी याद रखना उस समय में कैसे कैसे इनकी बदली है, ठीक है, क्योंकि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो अंतिम जो राजा निच्छु थे, इनके समय में कुरुआ की राजधानी थी हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जो है वो अकस्मात बाढ़ के कारण, ज्यादातर बाढ़ के कारण ये राजधानी नष्ट होती है। और ये वो अंतिम राजा हैं निच्छु, जो कि राजधानी हस्तिनापुर से कहां ले जाते हैं? कौशाम्बी ले जाते हैं। कहां से ये राजधानी कहां चलेगी? तो कौशाम्बी।
कौशाम्बी ये हस्तांतरित कर देते हैं राजधानी को। अब राजधानी यहां से कौशाम्बी क्या हुई, हस्तांतरित, कहां हो गई, तो ये राजधानी यहां से हस्तांतरित हो गई। क्यों, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था, ये हो गया बाढ़ के कारण नष्ट। और ये वो राजा थे, इन्होंने सोची भाई ये तो हो गया बाढ़ से नष्ट, अब एक काम करो राजधानी को यहां से कौशाम्बी ले चलते हैं। कौशाम्बी, इन्होंने हस्तिनापुर से कौशाम्बी राजधानी को बदल दिया, क्योंकि वो राजा, तो ये जो है ना, ये सारे जो राजवंश के राजा हैं, ये महाभारत के युद्ध से भी जुड़े हुए राजाएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का एग्जाम हो, ठीक है ना, जहां पर भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, जो मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे, और उन सभी के बारे में मैं विस्तार से जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा। धन्यवाद।